सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज IFPH के 499 में हिंदी सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। डॉक्टर आशुतोष साहब ज्वाइन कर लिए जी। डॉक्टर आशुतोष साहब बोलिए। जी सर। हाँ ठीक है शुरू कीजिए। हाँ, जी कीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड थैंक यू फॉर डॉक्टर M.K. Sani sir. Today my topic is anatomical aspect of joints with clinical significance. हिंदी में ही बोलिए, हिंदी में ही। इसमें ये कह सकते हैं कि एनाटॉमी के व्यू से हम उस क्लिनिकल एस्पेक्ट को हम जानेंगे कि जॉइंट्स के बारे में किस तरह की डिजीजें हैं और क्या उनका इफेक्ट है। पहला कि एनाटॉमिकल जॉइंट। अब एनाटॉमिकल जॉइंट है क्या? एनाटॉमिकल जॉइंट है जिसको हम जानते हैं दैट इज ए आर्टिकुलेशन, यानी कि दो जोड़ों को मिला के, दो हड्डियों को मिला के एक जोड़ जो बनता है उसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा हड्डी भी हो, दो से ज्यादा भी हो या दो भी हो। तो इनको मिला के जो दोनों के बीच में एक जोड़ बनता है उसको कहते हैं जॉइंट। अब कुछ जॉइंट्स हैं जो मूव भी करते हैं और कुछ जॉइंट हैं जो मूव नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो जॉइंट कहलाते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसके कई प्रकार हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट ये एक फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड रहता है और ये एक तरह का फिक्स है। इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट या किसी भी तरह का इसका खिंचाव इसमें नहीं है। अगर इसमें देखें तो ये कहीं से भी, जैसे कि हम इसमें अपना हेड का स्कल, वो भी कई जॉइंट से मिल के बना है, लेकिन उस स्कल में, उस खोपड़ी में किसी तरह का मूवमेंट नहीं है। तो ये एक तरह का फाइब्रस जॉइंट है। दूसरा नंबर आता है कि कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट ये बोन जॉइंट है एंड इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक फाइब्रस है और दूसरा हाइलिन है। और हाइलिन कार्टिलेज ये बच्चे में तो मिलता है लेकिन एडल्ट लाइफ में ये धीरे धीरे बहुत कम रह जाता है। दूसरा कि फाइब्रस है, तो फाइब्रस एक तरह का स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसमें लिया जाए तो जैसे हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है, मेनुब्रियम स्टर्नाई है, तो ये फाइब्रस कार्टिलेजियस में आते हैं। सेकंड, साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट क्या है कि एक तरह का डाइएथ्रोसिस जॉइंट है। मतलब ये भी एक कार्टिलेजियस फाइबरसी जॉइंट है
लेकिन इसमें जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल कंटिन्यू करता है दूसरे के साथ। मीन्स ये दो बोन एक दूसरे के ऊपर मूव करते रहते हैं। तीसरा है हाइंड जॉइंट। अब हाइंड जॉइंट ये एक प्लेन पर मोशन करता है, सिंगल प्लेन पर। अब सिंगल प्लेन पर मोशंस करने वाले, जैसे हमारा फिंगर, कि ये सर्कुलर नहीं होगा, ये आगे और पीछे होगा। उसके कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट्स that also called a ellipsoidal or bicondylar, means ये joints मूव करते हैं तो इसमें एक से ज्यादा, इसमें दो से ज्यादा joints मिलके इसको बनाते हैं। और दो से ज्यादा joints, जैसे हमारा रिस्ट हो गया, एंकिल हो गया, ये सब एक से ज्यादा joints मिलके बना रहे हैं। तो हमारा पूरा रिस्ट इसमें मूव करता है। तीसरा नंबर है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट एक टाइप ऑफ ए साइनोवियल जॉइंट। ये भी एक तरह का साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन ये आर्टिकुलर करता है रेसिप्रोकल रिसेप्शन पर। रेसिप्रोकल रिसेप्शन क्या हुआ कि इस जॉइंट में एक सॉकेट और एक बॉल टाइप ऑफ मूवमेंट रहता है। तो दैट ऑल्सो ए मूव ए वन साइडेड, दैट नॉट ए कंटिन्यूएशन, ए सर्कुलर मूवमेंट। जैसे अगर हम अपने थंब को ले लें, तो थंब हमारा एक तरह का सैडल है। उसके बाद आता है प्लेनर। प्लेनर दैट आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ये एक तरह का फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड है। तो ये दोनों तरह का होता है, लेकिन ये रोटेशन नहीं करता है। ये भी जॉइंट्स रोटेशन नहीं करता है, ये सिर्फ एक ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। उसके बाद है पिवोट जॉइंट्स। पिवोट जॉइंट्स परमिट है रोटरी मूवमेंट के लिए। रोटरी मूवमेंट, लेकिन इसका रोटरी मूवमेंट जो भी है वो एक सिंगल एक्सिस पर है। सिंगल एक्सिस मीन्स एक ही जगह से हम चारों तरफ उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके मूवमेंट में ये कंप्लीट फोर साइडेड मूवमेंट नहीं होता है। इसको 3.5 कह सकते हैं या 3 भी कह सकते हैं। जैसे हमारा गर्दन, ये पूरा पीछे, सीधा पीछे नहीं जा सकता है। अब इसमें हम आते हैं कुछ जो क्लिनिकल बीमारियां जो इसमें देखने के लिए जो मिलती हैं। तो पहला हमारा जो जॉइंट्स था वो फाइब्रस जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट्स में क्या होता है कि
फाइब्रस का जब डिस्प्लेस हो जाता है, अपने जगह से जब वो हट जाता है, तो अपने जगह से हटने के बाद इसमें काफी लंबे समय के बाद एक स्कार यानी एक लाइनिंग, एक उठा हुआ उभड़ा स्किन का भाग उसमें दिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे स्किन को वहां किसी ने मचोड़ दिया हो, या किसी तरह का वहां जल गया हो, या किसी ने वहां खरोच दिया है। तो ये हो सकता है कि अगर अभी आपका फाइब्रस या पेशेंट का फाइब्रस अभी अगर डैमेज हुआ तो ये तुरंत नहीं दिखेगा। ये हो सकता है 2 साल, 4 साल या 5 साल के बाद ये दिखेगा। तो इस स्कार में जो टिश्यू का ग्रोथ है, वो टिश्यू का ग्रोथ एक नॉर्मल एरिया पर, यानी कि जिस एरिया पर आपका बोन, आपका फाइब्रस ठीक हो गया है, उस एरिया पर ये अपीयर होता है। और उस एरिया पर ये अपीयर होके वहां एक स्कार का, एक तरह का उभरा हुआ टिश्यू यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ जिसको कह सकते हैं, है वो स्किन का वहां पर हो जाता है। इसी में एक जब बच्चे का जन्म होता है तो नॉर्मल डिलीवरी में तो ठीक है, बच्चे को थोड़ा रोटेट करके यूट्रस से बाहर निकल जाता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में जब बच्चे को काफी जोर लगा के उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ फाइबर्स उसके डैमेज हो जाते हैं। दूसरा कि जिस वक्त बच्चे का यूटराइन लाइफ में, यानी कि जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है, उस वक्त बोन के ग्रोथ के समय ही कुछ जीन्स हैं जो प्रॉपर उसको ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, या कुछ प्रोटीन्स हैं जो उसको प्रॉपर बाइंडिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से एक बोन में डिफेक्ट रहता है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम। अब मैक्यूट एल्ब्राइट सिंड्रोम क्या है कि मैक्यूट इसमें ये बच्चे में प्यूबर्टी एज में ही दिखेगा। ये हो सकता है कि बच्चे के जन्म के बाद ये तुरंत भी दिख जाए, या नहीं तो बच्चे का जब कुछ ग्रोथ होता है तब ये दिखेगा। मेनली इसमें जी प्रोटीन की कमी रहती है। जी प्रोटीन की कमी के वजह से ये प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाता है, प्रॉपर इसमें स्किन भी डिफेक्ट होता है, इसके वजह से बोन भी डिफेक्ट होता है है। अब इसका पहचानने का इसका तरीका ये है कि इसमें सबसे पहले कि अगर जिस भाग पर भी उसका बोन का डैमेज हुआ हो या स्किन का डैमेज हुआ हो, उस भाग पर इसमें एक तरह का पैच दिखता है, एक तरह का दाग दिखेगा। और वो दाग बिल्कुल इरेगुलर होगा। मतलब एक जिग जैग होगा, एक प्लेन में नहीं होगा, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा चारों तरफ से। ये पीठ में भी हो सकता है, आपकी छाती में भी हो सकता है, पैर हाथ में भी हो सकता है। मेनली अगर इसको जो इफेक्टिव एरिया है वो है इसका बोन है, स्किन है, एंडोक्राइन सिस्टम है इसका। अब इसमें फाइब्रस डिस्प्लेसिया ऑफ बोन हो जाता है।
अब इस पैचेस के साथ साथ जो एरिया है वो पैचेस लाइट ब्राउन दिखेगा, उसका जिग जैग बॉर्डर दिखेगा। उस जिग जैग बॉर्डर के साथ साथ जो उसमें सिम्टम्स जो अपीयर होंगे वो फिजिकल डिसऑर्डर उसमें होगा, लेकिन इस जीन्स के डैमेज होने से इसका किसी भी तरह का हिस्ट्री उसके माँ बाप में नहीं मिल सकता है, ज्यादातर मिलने का चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि ये माँ बाप से ये बीमारी ट्रांसफर नहीं होती है और ना ही इस बच्चे से उसके आने वाले भविष्य में ये किसी को ट्रांसफर होगा। अब इसका जो मेन 3 फीचर है, पहला है पोलियो स्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया, उसके बाद जिग जैग स्किन जिसमें पिगमेंटेशन होगा, लाइट ब्राउन पिगमेंटेशन होगा, और दूसरा एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशंस उसमें इसके डायग्नोसिस के लिए ये तीनों कंडीशंस हैं कि जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मैक्यून एल्ब्राइटिस सिंड्रोम है। अब इसमें बच्चे में अगर बच्चा 2 साल 3 साल का जब चलने लगता है तब इसमें कुछ कंडीशंस दिखेगा, वो कंडीशंस दिखेगा कि इसमें वेडलिंग वॉकिंग, मतलब वो ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा है, बोन का डिफॉर्मिटी होगा, उसके बाद बोन के फ्रैक्चर होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहेगा, पेन उसमें हमेशा रहेगा, मतलब जिस समय से ये पिगमेंटेशन है उस एरिया पर पेन रहेगा। उसके बाद हार्मोनल डिस्टर्बेंस, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस में इसमें ग्रोथ हार्मोन भी डिस्टर्ब करेगा, अदर हार्मोन भी इसमें डिस्टर्बेंस होगी। अब एक इसी तरह का केस मुझे मिला था अभी कुछ दिन पहले, वैसे ही ये केस बहुत रेयर होता है, कॉमन नहीं है, लेकिन रेयर में भी ये सबसे ज्यादा अभी तक जो देखा गया है ये सबसे ज्यादा लड़कियों में देखा गया है लड़कों की अपेक्षा, कि फीमेल चाइल्ड्स में ये सबसे ज्यादा होने का चांसेस इसमें रहता है। तो अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक 7 साल की बच्ची आई थी जिसका छाती पे और उसके पीठ पर दोनों साइड में इस तरह का एक हल्का ब्राउन पिगमेंटेशन या पैच या दाग जिसको कहते हैं वो था, और काफी बड़े एरिया में था। क्योंकि उसका फोटो लेने से उसके मदर फादर ने मना कर दिया, इसलिए मेरे पास उसका कोई फोटो नहीं है। अब उसमें
इन सब जगहों पर उसमें दर्द था उसको बहुत। दूसरा, उससे रिलेटेड जितने भी हड्डियां थी उसमें पेन था। उसके साथ साथ उसका जब मैंने थायराइड का मैंने उसका टेस्ट कराया तो वो बढ़ा हुआ था, जबकि उतने छोटे बच्चे में ये नॉर्मल नहीं रहता है। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि ये मे बी ये हो सकता है। तो अभी उसके जो मैंने उसमें मेडिसिन जो मैंने उसको इन कंडीशंस में मैंने प्रिस्क्राइब किया, अभी सिंपल मैंने उसको सिर्फ रस्टक्स 0/3 मैंने दिया, और वो पेशेंट अभी मेरे पास फिर दोबारा अभी आया नहीं है कि मैं उसका आपको आगे का कंडीशंस बताऊं। तो वो पेशेंट जैसे ही मेरे पास फिर दोबारा अपना कंडीशंस लेके आएगा तो मैं उसको जल्दी ही आप सभी को मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। अब इस कंडीशन में सबसे ये है कि इस कंडीशन में क्या क्या प्रिकॉशंस बच्चे को रखना है और क्या प्रिकॉशंस उनके गार्जियन को रखना है। तो पहला है कि एक तो उसमें जो हार्मोनल डिसबैलेंस है तो उसके लिए जो भी कंडीशंस होगा वो हम लोग लेंगे एज ए फिजिशियंस। दूसरा कि एक तो उस बच्चे का मूवमेंट खुद ही कम हो जाता है और वो इरेगुलर मूवमेंट जिसको हम लोग कहेंगे वो इरेगुलर मूवमेंट उसमें रहता है। उसके साथ साथ बच्चे के ऊपर जितना कम से कम जोर दिया जाए, यानी कि बहुत ज्यादा भारी काम वो ना करे, बहुत ज्यादा इस कंडीशन में वो दौड़ धूप ना करे, तो इसका ख्याल उसके माँ बाप को ही रखना है। लेकिन उसके ठीक होने के लिए हम लोग इसमें फिजियोथेरेपी का भी सहारा लेते हैं, मेडिसिन अपने जगह चलता है, और एक सर्टेन टाइम पर उसका मॉनिटरिंग जरूरी है। इसमें प्रोग्नोसिस क्या है कि प्रोग्नोसिस ये डिपेंड करता है उसके सीवियरिटी पे, किस तरह का सिम्टम्स है, कितना इफेक्ट है, और उसका किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अगर ये सारे कंडीशंस अगर सही है तो ये प्रोग्नोसिस बेटर होगा। लेकिन इसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें बराबर आते रहता है। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा जटिल है, और इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ये दोनों मैंने बतला दिया। अगर ये जितना अर्ली डायग्नोस अगर हो जाएगा तो उतना अच्छा पेशेंट्स जल्द से जल्द अच्छा हो पाएगा। लेकिन इसमें जितना भी लेट होता चला जाएगा तो फिर इसका प्रोग्नोसिस उतना ही घटता चला जाएगा। अब इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स में
सिंड्रोम ये ज्यादा, चूंकि बर्थ के समय ही ये सस्पेक्टेड रहता है, तो बर्थ के समय ही अगर हम वहां अगर किसी तरह का पिगमेंटेशन ये सब अगर दिखता है, तो ये हम मान सकते हैं कि वहां जी प्रोटीन का डिफेक्ट है। जी प्रोटीन ये अल्फा बाइंडिंग प्रोटीन है, जिसका जो प्रॉपर बाइंडिंग नहीं करने की वजह से ये अपीयर्ड होता है। इसमें एक्सरे भी हम लोग करा के देख सकते हैं। एक्सरे स्टडी में इसमें बोन्स की इरेगुलरिटी मिलेगी। ब्लड टेस्ट में इसमें ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बारिश का चल रहा है, थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ज्वाइन कर रहे हैं। जी सर।
सेकंड है कार्टिलेजियस जॉइंट्स. कार्टिलेजियस जॉइंट्स, देयर आर ए सेवरल इन्फ्लामेटरी जॉइंट्स. अब इसमें आपका रोमेटिक अर्थराइटिस, रोमेटिक डिजीज भी है, अर्थराइटिस भी है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी है, जुवेनाइल एडियोपैथी है, गाउट भी इसी में होता है. ये सबसे कॉमन है. ये लगभग हम सबों के क्लिनिक में ये आए दिन देखने के लिए ये सब मिल जाता है. लेकिन इसके पीछे जो इफेक्ट है वो इफेक्ट है कि इसमें इंजुरी का होना, हर्निएशन का होना, कार्टिलेज का इंजुरी होना. तो हेलो ये आदित्य सारे जी. कंडीशंस हैं. हाँ कुछ भी. मैंने हिंदी में अब सेकंड है कार्टिलेजियस जॉइंट्स. तो कार्टिलेजियस जॉइंट्स में इसमें दो तरह का कार्टिलेज में ट्यूमर होता है. एक बिनाइन भी हो सकता है जिसको हम लोग नॉन कैंसरस कहते हैं. दूसरा कि कैंसरस भी हो सकता है यानी मैलिग्नेंट. तो ये दोनों ट्यूमर अगर कभी भी इस कार्टिलेज का फ्रैक्चर हुआ हो या कार्टिलेज किसी तरह से वो कार्टिलेजियस टिश्यू जो डैमेज हुआ हो तो इसमें आगे चल के ये होने के चांसेस रहते हैं कि इसमें आइदर कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों तरह के ट्यूमर उस जॉइंट्स के ऊपर देखने को मिलते हैं. अब ये कार्टिलेज डैमेज कैसे होगा? तो ये डैमेज होगा अगर डायरेक्ट उसके ऊपर चोट लगा हो, किसी तरह का कहीं उसमें वो फटा हो किसी चोट उठ के वजह से, या वैसे लोगों का जिनका मूवमेंट कम होता है, बहुत ज्यादा देर एक ही कंडीशन में एक ही मूवमेंट में वो बने रहते हैं. चौथा नंबर है साइनोवियल जॉइंट्स. इसमें सबसे कॉमन है कि साइनोवाइटिस, इन्फ्लामेशन, मतलब किसी तरह का सूजन हो जाना साइनस में. उसका सबसे कॉमन कॉज है जो लोग बार बार एक ही जोड़ के ऊपर उनका चोट होते रहता है, यानी कि उनका वैसा काम जिसके वजह से एक ही जोड़ पर बार बार चोट हो रहा हो, या एक ही जोड़ पर बार बार उनका बहुत ज्यादा जोड़ और बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, तो इस कंडीशन में ये होगा. दूसरा है कि किसी भी भारी चीज को एक ही कंडीशन में उठाना. अब जैसे कूली है या जो लेबर्स हैं, अब झटके में बार बार वो उठा रहे हैं, उनमें होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है. उनके में इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि ये बार बार एक ही जोड़ पर जोड़ पड़ रहा है. पांचवा नंबर है हाइंड जॉइंट. हाइंड जॉइंट्स ये एक तरह का
हड्डी का अर्थराइटिस ही है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा जो इफेक्ट होता है वो हाथ है, घुटना है, पैर की एड़ी है। इसका कॉज चोट लगना है, बहुत कम उसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट लेवल उसका कम रहेगा, शरीर का वजन ज्यादा रहेगा। ज्यादातर मोटे लोगों में ये बहुत कॉमन देखने के लिए मिलता है। दूसरा कि वैसे लोग जिनका लाइफ स्टाइल आए दिन की क्रिया बहुत कम होती है, उसके बाद ये जेनेटिक्स भी है। अगर कभी उसका डिसलोकेशन हुआ हो, यानी अपने जोड़ से एक जोड़ दूसरे जोड़ किसी अपने कैविटी या अपने एक सॉकेट से हट गया हो, किसी तरह से वहां का टिश्यू डैमेज हुआ हो, तो ये कंडीशन है। उसके बाद छठा नंबर है कॉन्डलाइट जॉइंट। कॉन्डलाइट जॉइंट्स में ये सबसे रेयर कंडीशन है कि कॉन्डाइलर डीएब्जॉर्प्शन। अब जैसे इसमें हमारा जॉ, अब इसमें कभी कभी महसूस होगा कि बहुत ज्यादा अंदर की ओर खींच रहा है। ज्यादातर फीमेल में ये बहुत कॉमन देखने के लिए ये मिलता है कि महिलाएं बोलती हैं कि हमारा मुंह खींच रहा है। और ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है जब बच्चे का ग्रोथ एज रहता है, यानी कि 10 साल से 20 साल तक के एज में, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा कंडीशन है कि एक हार्मोनल चेंजेस होता है वहीं पर। दूसरा कि उस जगह पर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। बड़े में ये चीज अगर किसी को अर्थराइटिस है तो वहां पर ये देखने के लिए मिलता है। दूसरा कि किसी तरह का लंप किसी जोड़ पर अगर हो गया हो तो ये चीज देखने के लिए मिलता है। सातवां नंबर है हमारा सैडल जॉइंट्स। अब जैसे हमारा अंगूठा, अंगूठे का अर्थराइटिस, उंगलियों में जोड़ में अर्थराइटिस हो जाता है कि हम अपने उंगलियों को ठीक से उससे काम भी नहीं ले सकते। उसके बाद अब इसमें कार्पल और मेटाकार्पल जॉइंट्स का अर्थराइटिस, स्टर्नोक्लेविकुलर का अर्थराइटिस, हमारी छाती में ऊपर में बहुत ज्यादा दर्द होगा। अब एक इसमें कंडीशन आता है क्यूडो मेल्युलर इंजुरी। अब क्यूडो मेल्युलर इंजुरी ये फॉरेन बॉडी के वजह से इसमें होता है। जैसे कभी कभी हमारे कान में अगर किसी तरह का इरिटेशन होता है तो, या कान अगर ज्यादा लगता है कि अब उसको क्लीनिंग करवाना है, तो हम लोग बहुत लोग पेशेंट्स का ये आदत है कि किसी लकड़ी से या किसी चीज से अपने कान को ये साफ करते हैं। तो उसके वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो कान है उसके अंदर इंजुरी होगा।
तो इंजुरी होने की वजह से हमारा मिडिल ईयर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद सर में अगर चोट लगा हो, तीसरा है 8वां नंबर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में इसमें चाइल्डहुड में ही में ज्यादातर बच्चे अगर ऊंचाई से गिरे तो उसमें हिप जॉइंट्स में चोट लगने की चांसेस सबसे ज्यादा रहती है। बॉल पार्ट्स इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहती हैं। दूसरा कि अगर जो लोग 60 या उससे ऊपर हैं तो उनमें हिप इंजुरी ये होना सबसे कॉमन है। ये फीमर का डिसलोकेशन इसमें बहुत कॉमन होता है। जो 60-65 से ज्यादा ऊपर के हैं उनमें ये होना सबसे कॉमन होता है। अब इसमें उसके जितने भी लिगामेंट्स हैं वो ग्रोथ तो नहीं करेंगे, वो इफेक्ट हो जाते हैं। इसका डायग्नोसिस क्या है? आर्थियोसेंटेसिस, बोन एक्सरे। आर्थियोसेंटेसिस में इसमें डॉक्टर उस जोड़ से फ्लूइड को निकालकर उसमें टेस्ट करते हैं कि उसका कंडीशन क्या है। दूसरा बोन एक्सरे हम इसमें देख सकते, बोन एक्सरे से देख सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्थोग्राफी इसमें करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, या साइनोवियल फ्लूइड का हम एनालिसिस करवा सकते हैं। तो ये सारे कंडीशंस डायग्नोसिस के लिए बहुत हद तक काफी है। अब इन सब जितने भी कंडीशंस अभी तक मैंने जो बतलाए हैं उसके साथ साथ जो अलग से एक्स्ट्रा या अलग से कुछ और होने का जो डर रहता है वो है बोन और जॉइंट का दोनों का डिसऑर्डर। अब उसके साथ साथ ये डिसऑर्डर हो रहा है तो आप अगर 40-50 से ऊपर है तो डायबिटिक अगर है तो ये और भी ज्यादा भयावह स्थिति कर देता है। दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म, कुंकल क्रैकिंग, एक्स्ट्रा एबनॉर्मल डिस्मॉइड ट्यूमर, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, उसके बाद साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस। इनके ट्रीटमेंट, दूसरा एक और चीज है कि बर्साइटिस, ये सबसे कॉमन। अब बर्साइटिस ये स्मॉल फ्लूइड जो सैक में फ्लूइड का फॉर्मेशन एक्सेस होने लगता है, उससे क्या होता है कि हमारा जितने भी वर्षा है उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो एक्स्ट्रा फ्लूइड फॉर्मेशन करने लगते हैं। हम अपने जोड़ को हेल्दी कैसे रखें? तो जोड़ को हेल्दी रखने के लिए गेटिंग एक पर्याप्त मात्रा में हम इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं।
अपने जोड़ को एक्टिव रख सकते हैं। यानी कि उसका ये भी नहीं है कि एक जरूरत से ज्यादा हम अपने जोड़ को मूव कर रहे हैं, और ये भी नहीं है कि हम एक बहुत कम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जोड़ का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट इस तरह का होना चाहिए कि हमारा उस जोड़ में जो भी फ्लूइड है या जो भी है, उसका एक पर्याप्त मात्रा में यूटिलाइजेशन होते रहना चाहिए। दूसरा है प्ले स्पोर्ट्स। राइट इक्विपमेंट्स मतलब सही औजार का हम इस्तेमाल करें। जैसे हम नी कैप ये सब इस्तेमाल करते हैं तो एक सर्टेन एज के बाद इन सब चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगर जोड़ में किसी भी तरह का हमको डिसऑर्डर अगर देखने के लिए मिलता है तो तुरंत अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जैसे रेस्टक्स है। अब रेस्टक्स का ये बहुत इफेक्टिव है टियरिंग जॉइंट्स पेन में, और ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशन में ये काम करता है। अगर हम किसी तरह का, ये तो सबसे कॉमन मेडिसिन है कि किसी तरह का अगर जॉइंट पेन होता है तो सबसे पहले रेस्टक्स देते हैं। हाँ, ये चीज अलग है कि हम लोग कि होम्योपैथिक में हम लोग पहले साइड कंडीशंस ये सब देख के तब देते हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्स कॉमन है। इसका पेशेंट्स के ऊपर मार्क्ड स्टिफनेस देखने के लिए मिलता है, इंटेंस पेन मिलेगा, और ये हर तरह का जोड़ दर्द को ठीक करने के लिए ये काफी यूजफुल मेडिसिन है। उसके बाद सेंगुनेरिया कैन। होम्योपैथिक मेडिसिन में सेंगुरिया कैन का जो इस्तेमाल होता है वो जॉइंट पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है, और स्पेशली शोल्डर जॉइंट्स के लिए। अब शोल्डर जॉइंट्स के साथ साथ अगर हमारा दाहिने साइड का अगर शोल्डर जॉइंट अगर इफेक्ट कर रहा है तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट हो गए हैं आप। इसमें सेंगुनेरिया में शोल्डर जॉइंट्स पेन रात के समय इसका दर्द बढ़ता है। दूसरा है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम
होम्योपैथिक ये वो रेमेडी है कि जिसका इस्तेमाल हम लेफ्ट साइड शोल्डर पेन के लिए करते हैं। पेशेंट्स फील स्टिफनेस और क्रैकिंग इन द लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर में पेन होगा, क्रैकिंग होगा और पेन बहुत ज्यादा होता है। मतलब पेन इतना ज्यादा है कि वो अपने बांह को वो ऊपर उठा भी नहीं सकता है। दूसरा है ब्रैनिया। ब्रैनिया ये जॉइंट्स पेन में, स्पेशली एल्बो जॉइंट पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है। उसमें दर्द इतना रहता है एल्बो में कि पेशेंट अगर हल्का भी मूवमेंट करता है या नहीं भी मूवमेंट कर रहा है तो भी उसके में थोड़ा सा भी कुछ होने पर वो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेकंड है रूटा। रूटा होम्योपैथिक मेडिसिन में इफेक्ट है स्पेशली कॉन्डाइलर के लिए। जितने भी हमारे कॉन्डाइलर जॉइंट्स हैं उस जॉइंट्स के लिए ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। और किसी भी जॉइंट्स के सूजन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस थैंक यू। अब इसी के साथ मैं अपना ये आज का लेक्चर्स मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं डॉक्टर एम के सानी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये बोलने का। और आज ये 499 में पार्टिसिपेट करने का, इसको इसमें भाग लेने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर आदित्य आशुतोष जी। आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। आपने पीपीटी आज शायद यूज नहीं किया है सर कुछ कंडीशन के वजह से नहीं वो ओके, शेयर मैं कर समझ पाया। गया। हाँ, नेटवर्क आज का कुछ गड़बड़ भी है। सभी जगह बारिश इधर काफी हो रहा है। और अब एनाटॉमिकल अंडरस्टैंडिंग जो है सो इसका इम्पोर्टेंस होम्योपैथिक फील्ड में अभी एनसीएच ने भी रिकॉग्नाइज किया है। और अभी सिलेबस में, रिपोर्टरी के सिलेबस में भी एनाटॉमिकल रूब्रिक्स को बनाने के लिए काफी जोर दिया है। तो एनाटॉमी अब ऐसा सब्जेक्ट नहीं रह गया कि लोग उससे शरीर रचने के विषय में। एनाटॉमी के माध्यम से हम लोग रोग और दवा के पास भी जान सकते हैं। और आपने चूंकि एनाटॉमी डिपार्टमेंट के आप वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं और आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आपने इसमें अच्छा संकलन किया है। और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से एनाटॉमिकल अंडरस्टैंडिंग्स को, रिपोर्टरी के रूब्रिक्स को, रिपोर्टरी में इसके रूब्रिक्स को खोजने का भी कोशिश कीजिए और उसको संकलन करके उसके कंपाइल करके, जैसे एक चैप्टर से लेकर के हर एक चैप्टर में जो एनाटॉमी के बेस पर है उस तरह के अंडरस्टैंडिंग्स को लेकर के आपको चलने का जो कोशिश करना है ना। तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए कंट्रीब्यूशन, आप टीचर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आपने पीएचडी भी कंप्लीट किया है, तो एक अच्छा टेक्नोलॉजी का आपका उपयोग होगा और होम्योपैथी के लिए इसका अच्छा प्रयास होगा। मैं समझता हूँ कि यह प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। बीच बीच में इंटरप्शंस तो था, लेकिन वो चलिए, वो चलता है, इंटरप्शंस कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है इस तरह का। और मैं पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुन रहा था और आपने हर एक जोड़ को अंडरस्टैंडिंग भी दिया है।
थोड़ा सा और इसमें भी प्रयास करते रहिए। तो इसके साथ में हम लोग का सेशन है। अंकिता जी, आज का सेशन के विषय में, और इसके पहले कि आप सेशन को क्लोज करने के अनाउंस करें, मैं आपको आप सभी को इस जो आज शामिल है उनको बताना चाहूँगा कि कल जो है हम लोग का 500 दिन कंप्लीट हो जाता है हिंदी सेशन का। यह एक बहुत पूर्ण माइलस्टोन है और और इस 500वें दिन में हम लोगों एनसीएच के जो एथिक्स बोर्ड है, रजिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट है पिनाकिन त्रिवेदी जी, उसको इनॉग्रेट करेंगे और एक इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को कि आप सेशन में जरूर से शामिल होइए और अपने साथियों को भी कहिए, जितने अधिक से अधिक संख्या में शामिल होइए तो आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आप अभी इस सेशन के साथी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से आगे चलते रहें। अंकिता जी, अब आप सेशन का हो गया है, आप क्लोज कर दीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच आशुतोष सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके पहले भी आप हमारे साथ आते रहे हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे भी अपना टाइम ऐसे देते रहें और हमारे साथ अब ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करते रहें। इससे सभी लोगों का बहुत ही फायदा होता है। सभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तो काफी नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो आज का 7 से 8 बजे का हिंदी सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और 8 बजे से 9 बजे तक के हिंदी सेशन के लिए धनेश सर ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं माइक उनको हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सर।